स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, लग तो रहा है। ये हमें पारंपरिक औषधीय ज्ञान की गहराइयों में ले जाता है। अच्छा, किस बारे में है ये? ये स्रोत बात करता है अहिफेन की, आहिफेन। मतलब पॉपी, हाँ, जिसे आमतौर पर पॉपी या वैज्ञानिक भाषा में पेपावर सोम्निफेरम कहते हैं। जी। देखने में ये किसी पुराने औषधीय ग्रंथ का हिस्सा लगता है। तो आज हम इसी स्रोत की मदद से अहिफेन के गुण, शरीर पर उसके असर, मतलब कर्म और पारंपरिक इस्तेमाल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसमें जो सबसे पहली बात ध्यान खींचती है वो है इसका वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण है? स्रोत इसे उपविश कहता है। यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, उपविष्ट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये पारंपरिक चिकित्सा की एक कह सकते हैं समझ को दर्शाता है कि मतलब ये खतरनाक है। कि कुछ पदार्थ बेहद शक्तिशाली होते हैं। उनमें फायदा पहुंचाने की जबरदस्त क्षमता होती है, पर साथ ही नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। अच्छा, तो एक तरह का संतुलन, बिल्कुल। इसी संतुलन को साधना पारंपरिक चिकित्सकों के लिए चुनौती भी थी और विशेषज्ञता का विषय भी। और यही बात आइफेन को अध्ययन के लिए इतना दिलचस्प बनाती है। हाँ, इसका मतलब है कि इसके औषधीय गुणों का लाभ उठाने के लिए मात्रा और प्रयोग विधि, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी था। समझ गया। अच्छा, स्रोत में इसके कई नाम भी दिए हैं। जैसे अहिफेन तो है ही, फिर नागफेन, आफूक। नागफेन, ये शायद इसके असर की वजह से हो सकता है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि निघंटुओं में, मतलब पारंपरिक कोशों में, इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार, किस आधार पर? एक तो फूलों के रंग के आधार पर, श्वेत मतलब सफेद, पीत यानी पीला, कृष्ण यानी काला, और चित्र यानी रंग बेरंगा। अच्छा, रंगों के आधार पर, ये तो पहचान के लिए ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण है कर्म के अनुसार। कर्म मतलब असर। हाँ, जारण, मारण, धारण और सारण, ओहो, जारण मारण धारण सारण, ये तो काफी विशिष्ट वर्गीकरण है ना? ये दिखाता है कि वो लोग सिर्फ पौधे को ऊपरी तौर पर नहीं देखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी अलग-अलग किस्मों और उनके खास असर को कितनी बारीकी से पहचानते थे। सही। हाँ, ये वर्गीकरण पारंपरिक ज्ञान की गहराई का सबूत है। फूलों के रंग से शायद पहचान आसान होती होगी, हाँ, लेकिन कर्म के अनुसार वर्गीकरण, जारण मतलब पचाने वाला या बदलने वाला, हाँ, शायद। मारण ये शायद धातु कर्म या कोई बहुत तीव्र प्रभाव वाला हो, धारण मतलब रोकने वाला, जैसे दस्त या कोई स्राव रोकना, हम्म। और सारण मतलब शरीर से कुछ बाहर निकालने वाला। ये तो सीधे सीधे इसके औषधीय प्रयोग से जुड़ा था। मतलब वो समझते थे कि हर तरह का अफीम एक जैसा काम नहीं करेगा। बिल्कुल, हर प्रकार का अपना विशिष्ट कर्म था। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद केमिकल्स की। हाँ, रासायनिक संरचना। स्रोत मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन और पैपावीरिन जैसे मुख्य घटकों का जिक्र करता है। अरे वाह, ये तो वही नाम है जिन्हें आज का विज्ञान भी पहचानता है। हाँ, और दवाओं में इस्तेमाल भी करता है। बिल्कुल। और कमाल की बात देखिए, स्रोत सिर्फ नाम नहीं गिना रहा, तो वो ये भी बता रहा है कि मॉर्फिन में दर्द कम करने यानी वेदना स्थापन का गुण ज्यादा है। और नॉर्कोटिन में? नार्कोटिन में विषम ज्वर, जैसे मलेरिया का रुक रुक कर आने वाला बुखार, उसे ठीक करने की क्षमता ज्यादा है। ये तो आधुनिक फार्माकोलॉजी से काफी मेल खाता है। बिल्कुल। आज हम जानते हैं कि मॉर्फिन एक बहुत शक्तिशाली दर्द निवारक है। सही। और नॉर्कोटिन, जिसे अब नोस्कैपिन भी कहते हैं, उस पर भी खांसी रोकने और दूसरे प्रभावों के लिए काफी शोध हुआ है। कमाल है। ये दिखाता है कि पारंपरिक चिकित्सकों का अवलोकन कितना सटीक था। हाँ, वो भी बिना किसी आधुनिक लैब के। अच्छा, गुणों की लिस्ट देखें तो लघु यानी हल्का, हम्म। रूक्ष मतलब सूखा, हम्म। सूक्ष्म मतलब महीन, हम्म। व्यावाई व्यावाई मतलब। पचने से पहले ही तेजी से शरीर में फैलने वाला, और विकासी जोड़ों या ऊतकों को ढीला करने वाला। अच्छा, लघु, रूक्ष्म, सूक्ष्म, व्यावाई, विकासी। इन गुणों से क्या अंदाजा लगता है कि ये शरीर में कैसे काम करता होगा? ये गुण मिलकर इसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं एक तरह से। कैसे? देखिए, लघु होने से शायद ये शरीर पर भारीपन नहीं लाता होगा। रूक्ष गुण बताता है कि ये शरीर में नमी को कम कर सकता है, सुखाने वाला असर डाल सकता है।
ठीक है। सूक्ष्म होने का मतलब है कि ये शरीर की बहुत बारीक जगहों तक, जैसे सूक्ष्म नाड़ियों या कोशिकाओं तक पहुंच सकता है। व्यावाई गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि इसका असर बहुत तेजी से होता है। हाँ, क्योंकि ये पाचन का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल, सीधा फैल जाता है। और विकासी गुण, शायद शरीर की जकड़न को कम करता हो, संधियों या मांसपेशियों को शिथिल करता हो। अच्छा। तो ये सभी गुण मिलकर इसके शक्तिशाली और तेजी से होने वाले असर को समझाते हैं। इसके अलावा इसका रस मतलब स्वाद वो तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला बताया गया है। तिक्त और कषाय। और विपाक मतलब पचने के बाद का असर वो कटु यानी तीखा है। और वीर्य यानी तासीर वो उष्ण गर्म है। तिक्त और कषाय रस अक्सर शोधन करने वाले, सुखाने वाले और स्तंभन मतलब रोकने वाले माने जाते हैं। ओके। कटु विपाक पाचन के बाद शरीर में उत्तेजना या गर्मी पैदा कर सकता है। और उष्ण वीर्य का मतलब है कि इसकी प्रकृति गर्म है। तो इसका दोषों पर क्या असर होगा? आयुर्वेद के दोष सिद्धांत के हिसाब से देखें तो ये गर्म तासीर उष्ण वीर्य शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोषों को शांत करती है। क्यों? क्योंकि कफ और वात की प्रकृति ठंडी होती है। अच्छा। लेकिन यही गर्मी पित्त दोष को बढ़ा सकती है, क्योंकि पित्त की प्रकृति भी गर्म होती है। तो मतलब इसका इस्तेमाल करते समय व्यक्ति की प्रकृति और दोषों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता होगा। बिल्कुल जरूरी। और इसका सबसे प्रमुख गुण बताया गया है मादक, नशीला या नार्कोटिक। हाँ, ये शायद इसका सबसे जाना माना असर है। ये इसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर सीधे असर को दिखाता है। और इसके साथ ही हाँ, इसी के साथ एक गंभीर चेतावनी भी जुड़ी है। स्रोत साफ कहता है कि इसे ज्यादा मात्रा में लेने से ओज का क्षय होता है। ओज का क्षय। ओज तो आयुर्वेद में जीवन शक्ति या इम्यूनिटी जैसा कुछ है ना? हाँ बिल्कुल, शरीर का सार तत्व माना जाता है। जब ओज कम होता है तो शरीर कमजोर हो जाता है और वात दोष अनियंत्रित होकर बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से प्रलाप जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। प्रलाप मतलब? मानसिक भ्रम, बहकी बहकी बातें करना, दिलीर जिसे कहते हैं। ओह, ये चेतावनी तो उपविश वाली बात को और पुख्ता करती है। हाँ, कि ये एक दोधारी तलवार है, सही मात्रा में दवा, गलत मात्रा में जहर। ये बात बिल्कुल साफ है। तो ये तो हुए इसके गुण और सावधानियां। अब देखते हैं कि ये गुण शरीर के अलग अलग हिस्सों पर काम कैसे करते हैं। हाँ, इसके शारीरिक कर्म। स्रोत इसके बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के असर बताता है। बाहरी तौर पर इसकी उष्णता और शायद वो विकासी गुण जो हमने डिस्कस किया, उसके कारण ये दर्द निवारक है, मतलब वेदना स्थापन। और सूजन या जकड़न को कम करने वाला यानी शीथर। तो इसका मतलब इसे लेप वगैरह में इस्तेमाल करते होंगे? हाँ बिल्कुल, लेप के रूप में जोड़ों के दर्द, सूजन, चोट या मांसपेशियों की अकड़न पर लगाया जा सकता था। और अंदरूनी तौर पर शरीर के अंदर लेने पर? अंदरूनी तौर पर सबसे पहला असर नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम पर। वही मादक वाला? हाँ, मादक यानी नशा लाना, वेदना स्थापन यानी दर्द कम करना, और निद्रा जनन यानी नींद लाना, ये तीनों इसके सबसे शक्तिशाली केंद्रीय प्रभाव हैं। ठीक। और पाचन तंत्र पर? पाचन तंत्र में ये वात दोष को शांत करके पेट के दर्द, खासकर ऐंठन वाले दर्द जिसे शूल कहते हैं, उसमें आराम देता है। शूल का शमन। अच्छा, पेट दर्द में फायदा। हाँ, लेकिन यहीं इसका दूसरा पहलू भी है। वो क्या? ये पेट और आंतों की मांसपेशियों की गति को कम कर देता है। उससे क्या होता है? उससे कब्ज हो सकता है, विबंध। ये आधुनिक दवाओं में मॉर्फिन का भी एक जाना माना साइड इफेक्ट है। अच्छा, तो दर्द कम करता है पर कब्ज भी कर सकता है। हाँ। और रक्तवाह संस्थान मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका क्या असर बताया गया है? स्रोत कहता है कि ये हृदय गति को धीमा करता है। लेकिन शक्ति बढ़ाता है, शक्ति तीव्र होती है, ऐसा लिखा है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। शायद इसका मतलब ये हो कि दिल की धड़कन धीमी तो होती है, पर हर धड़कन ज्यादा ताकतवर या प्रभावी हो जाती है। ये हो सकता है। इसके अलावा कषाय रस होने के कारण ये रक्त स्तंभन का काम करता है, मतलब खून बहने से रोकना। हाँ, ये चोट या अंदरूनी रक्तस्राव में उपयोगी हो सकता है। और श्वसन तंत्र पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, यहां भी लगता है कुछ दोहरा असर है। बिल्कुल, एक तरफ ये श्वसन केंद्र को दबाता है, अवसाधक है, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ,
ओपियोइड्स का ये एक जाना माना खतरनाक असर है, ज्यादा मात्रा में जान भी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी उष्ण वीर्य और शायद कफ निकालने वाले गुणों के कारण इसे कफनाशक और श्वासहर भी बताया गया है। श्वासहर मतलब दमा या सांस की तकलीफ में राहत। हाँ, ये शायद जमे हुए बलगम को पिघलाकर निकालने में मदद करता हो, जिससे सांस लेना आसान हो जाए। तो यहाँ भी मात्रा और स्थिति का संतुलन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। शरीर के तापमान पर भी इसका असर बताया गया है। हाँ, इसके तिक्त रस और स्वेद जनन गुण के कारण। स्वेद जनन मतलब पसीना लाने वाला? जी, पसीना लाने वाले गुण के कारण इसे ज्वर नाशक यानी ज्वर घन कहा गया है। अच्छा, पसीना आने से तापमान कम होता है? हाँ, खास तौर पर इसे विषम ज्वर में उपयोगी बताया गया है। विषम ज्वर हर। विषम ज्वर यानी रुक रुक कर आने वाला बुखार। हाँ, ये हमें फिर से नार्कोटिन वाले बिंदु पर ले जाता है। हाँ, जिसे स्रोत ने शुरू में ही विषम ज्वर के लिए ज्यादा प्रभावी बताया था। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई लगती हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये सारे असर जानकर अब ये समझना आसान है कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों या स्थितियों में किया जाता होगा। स्रोत इसकी एक सूची भी देता है। हाँ, दोषों के हिसाब से देखें तो जाहिर है ये कफ और वात से जुड़ी समस्याओं में इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये इन दोनों को शांत करता है। और बाहरी प्रयोग? बाहरी प्रयोगों की बात करें तो जोड़ों की सूजन यानी संधिशोथ, फेफड़ों की बाहरी झिल्ली की सूजन यानी प्लूरेसी। हाँ, प्लूरेसी। आंख और कान की सूजन में भी इसके लेप का जिक्र है। और इसकी वत्ती मतलब सपोजिटरी या मलहम बनाकर अर्श यानी बवासीर और गुदा विदर यानी एनल फिशर जैसी दर्दनाक स्थितियों में इस्तेमाल करने का भी जिक्र है। अच्छा, जहाँ ये दर्द और सूजन कम करता होगा। बिल्कुल। और अंदरूनी इस्तेमाल? अंदरूनी तौर पर पेट दर्द यानी उदरशूल, गैस्ट्राइटिस यानी आमाशय स्रोत और दस्त अतिसार में इसका प्रयोग बताया गया है। किस गुण के कारण? यहाँ इसके दर्द निवारक, शूल प्रशमन और स्तंभन यानी रोकने वाले गुण काम आते हैं। दस्त में ये आंतों की गति कम करके और शायद तरल स्राव रोककर फायदा करता होगा। ठीक है। मूत्रवह संस्थान से जुड़ा भी कुछ है? हाँ, एक बहुत ही रोचक प्रयोग बताया गया है। क्या? माधुर्य शमन गुण के कारण इक्षु में है, यानी डायबिटीज में लाभकारी। माधुर्य शमन, मिठास को शांत करना। और प्रजनन संस्थान से जुड़ा भी कोई प्रयोग है क्या? हाँ, इसके स्तंभनकारी गुण का एक और प्रयोग शुक्र स्तंभन मतलब? यानी ये वीर्य को रोकने में मदद करता है, इसलिए इसे शीघ्र पतन प्रीमेच्योर जैकुलेशन की चिकित्सा में दिया जाता था। अच्छा। और जैसा हमने पहले बात की, विषम ज्वर में भी इसका सेवन बताया गया है। तो मतलब इसके उपयोग का दायरा कितना बड़ा था? दर्द, नींद, दस्त, बुखार। हाँ, यहाँ तक कि डायबिटीज और शीघ्र पतन तक। वाकई काफी व्यापक इस्तेमाल है। अंत में स्रोत कुछ खास दवाइयों मतलब योगों के नाम भी बताता है, जिनमें अहिफेन एक जरूरी हिस्सा है। हाँ, कौन कौन से? जैसे अहिफेनासव, निद्रोद्यवटी, कर्पूर रस, महावातराज रस। ये सूची बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये दिखाती है कि अहिफेन को शायद ही कभी अकेले इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। इसे अक्सर दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक संतुलित फॉर्मूला योग के रूप में दिया जाता था। जैसे अहिफेनासव? तो इस शोध की गहराइयों में उतरकर हमने देखा कि पारंपरिक चिकित्सा में अहिफेन या पपावेर सोमनिफेरम को एक बेहद शक्तिशाली दवा माना गया था। हाँ, बहुत शक्तिशाली। इसके गुणों, असर और उपयोगों को बहुत बारीकी से समझा गया था और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया गया था। बिल्कुल नहीं। इसके नशीले प्रभाव से लेकर दर्द निवारक, नींद लाने वाले, दस्त रोकने वाले, बुखार कम करने वाले, हाँ, और यहाँ तक कि मधुमेह और शीघ्र पतन जैसी स्थितियों में इसके संभावित उपयोग तक, ये साफ है कि इसे एक बहुआयामी औषधि के रूप में देखा गया था। सही। लेकिन हर कदम पर उपविषमलगीकरण और ज्यादा मात्रा से होने वाले ओज, क्षय और प्रलाप जैसे खतरों की चेतावनी साथ चलती थी। हाँ, वो चेतावनी जरूरी थी। ये ज्ञान सिर्फ फायदों का नहीं था, बल्कि जोखिम के प्रबंधन का भी था। सही जानकारी, सही मात्रा और सही संयोजन, यही इसे औषधि बनाते थे। आज की इस चर्चा से एक विचार जो मेरे मन में घूम रहा है, हाँ, वो ये है कि पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों ने प्रकृति के ऐसे शक्तिशाली तत्वों के लाभ और जोखिम को कैसे संतुलित किया। उन्होंने न केवल क्षमता को पहचाना, बल्कि खतरे को भी समझा और उसे संभालने के तरीके विकसित किए, जैसे कि इसे दूसरी जड़ी बूटियों के साथ योगों में मिलाना। ये वाकई सोचने वाली बात है।